हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हमने 50 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इसको और बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये 2021 का पेपर है भाई। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं ये बता दूं, ये 2000 कौन सा शिफ्ट है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ है। ठीक बात है, आ रही बात। बाकी इसमें सब चीज़ें छुपा दी गई हैं, है ना। हाँ, एग्ज़ाम टाइम है 12:30 से लेकर 2:30 तक हुआ है। ये एग्ज़ाम टाइम मतलब मिड वाला है ना। ठीक, तो मतलब 1 अक्टूबर का जो दोपहर में पेपर हुआ है उसी का ये पेपर वही है। ठीक बात है। जो बच्चे दिए होंगे उनको ये पता होगा। अच्छा, तो 50 तक हम लोग कर लिए। ये किसके लिए फ़ायदा देगा भाई? जो DU LLB कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो जो AU LLB में जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB में जाएंगे, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या फिर जो बच्चे क्लैट के लिए जा रहे हैं, या फिर जो AMU के लिए जा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक बात। लेकिन जो बच्चे CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कोई काम का नहीं है। कुछ हम लोग छोड़ दें, जैसे मैथ्स अगर देख लें, ठीक बात, मैथ्स के क्वेश्चन देख लें, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो पोर्शन हैं वही सब CUET के लिए काम के हैं। ठीक, एटलीस्ट अगर आप देखना चाहते हैं जो CUET वाले बच्चे हैं तो मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं, GS के क्वेश्चन देख सकते हैं ना। उनके लिए ये बेनिफिशियरी होगा कि GS के क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है NTA BHU के लिए। ठीक, और वो क्या कर सकते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में करेंगे, वो सब देख सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियरी है। इसीलिए तो हम लोग एक ही पेपर बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक पेपर में या 2 पेपर में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको कितना पढ़ के जाना है। पहली बात तो पढ़ के तो जाना ही है, उससे बेहतर ये है कि भाई आप कॉन्फिडेंट रहें। ठीक, सबसे बड़ा मैटर यही होता है। वो अभी आप एग्ज़ाम एक बार दो बार देंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ फिलहाल। तो भाई 51 वाला क्वेश्चन क्या है, ये आपके बायो से रिलेटेड है। कह रहा है कि आलू जो होता है किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देखें, रूपांतरित तना का, रूपांतरित जड़ का, फिर या रूपांतरित पत्ती का, या फिर रूपांतरण प्रतान का। ये ऑप्शंस देखते हैं तो अगर आलू आप जानते होंगे, आलू किसका उदाहरण है? स्थानांतरित तना का। ठीक बात है। ये सब बातें आप GS की बुकों में लिखी हुई है ना, या आपने अगर आप पढ़ा होगा तो ये 51 का भाई कौन सा सही है? 1 सही है। ठीक बात है। तो आप इसको हम लोग तेज करेंगे ताकि जल्दी से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक बात है। फिर अगला सवाल 52 है भाई। 52 फिर कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल है। ये कहें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल है। एसर्शन रीजन का है। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस बच्चे देख के घबरा गए थे। ऐसा कुछ नहीं था बच्चा, इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य दे के पढ़ना है, बाकी सब वही लिखा हुआ। तो आपके 52 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जरा देखना। लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग जातियों को आरक्षण देना भारतीय संविधान में सुनिश्चित समानता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। ठीक, आपने आर्टिकल 16 पढ़ा हुआ है जिसमें प्रमोशन की बात की हुई है, रिजर्वेशन की बात की है। ठीक, वैसे तो हम लोग किसी को, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भाई हम किसी को भेदभाव नहीं करते किसी लिंग के आधार पर, लेकिन 16 क्या कहता है भाई? रिजर्वेशन देने में भेदभाव कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा ना कि हम समानता के लिए भेदभाव कर सकते हैं। पहली बात तो सही है। दूसरी बात क्या लिखा? कह रहे कि समानता का अर्थ सबसे एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। समानता की ये मतलब नहीं कि हम सबसे एक जैसा, छोटा बच्चा उससे भी नहीं। कभी कभी वंचित समूहों को, जो वंचित समूह हैं, गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं, समूहों को अवसर प्रदान करने के लिए विशेष व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग उससे विशेष व्यवहार करते हैं। जैसे कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, ST को दिया जाता है, OBC को दिया जाता है, EWS को दिया जाता है। ये किस में लिखा भाई? आपके आर्टिकल 16 में लिखा हुआ। तो दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। ठीक बात है। अगर आपने आर्टिकल 16 सही से पढ़ा है तो इस सवाल को देने में बच्चा आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जो बच्चे प्रीवियस दिए होंगे या जो आगे चल के देंगे। तो इसमें ऑप्शन A सही था, पहला ऑप्शन सही था। चलो भाई तीसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, 53 नंबर का सवाल देखते हैं, 53। ये तो रीजनिंग का सवाल है भाई, इसमें तो कैलकुलेशन आपको करना है, आप इसको कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें आंसर 2 सही है। मैथ लगाने में समय ज़्यादा लग जाता है ना, अदरवाइज आप बताएंगे, जो नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको क्वेश्चन करवा दूंगा उस मैथ का, या जो भी टॉपिक होगा। फिर आपसे पूछा भाई, इसने NTA ने इसको कॉपी पेस्ट कर रखा है। सवाल ये इससे पहले आ चुका है। क्या पूछा? रेल बजट को जनरल बजट
विलय करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 2015, 2016, 2018 या 2020? ये सवाल है। 54 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं भाई कि जो रेल बजट था, रेल बजट को पहले रेल बजट अलग आते थे, अब नए बच्चे नहीं जानते होंगे तो रेल बजट जो होते थे अलग आते थे। अब हमने सारे बजट को मर्ज करके एक बजट बना दिए। तो ये कब किया था हमने? 2016 में। ठीक बात है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है। ठीक, हमने 2016 में ऐसा बदलाव कर लिया था। ये तो आपको आप समझिए कि पिछले साल ऐसा मुद्दा करंट में रहा होगा, इसलिए ये सवाल पूछ लिया गया। फिर भाई एक सवाल आया है कि सवाल छोटा सवाल है फ्रैक्शन का, कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, जिसमें पहले लिखा है 7/9। ठीक, 7/9, फिर 5 सही 1/7 है ना, फिर लिखा है 3 सही 3/11, फिर लिखा है भाई कि 1/। अब इसको कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाइए, कौन सबसे छोटा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो आप इसको कर लेंगे। बताओ ये कितना बड़ा सवाल है? ये तो आपने 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, बड़ा सवाल तो नहीं है ना। तो फिर इसका ऑप्शन ज़रा भाई देखना 3 सही है। 55 नंबर पर 3 सही है। इसमें आप देखेंगे जरा, देखो ये सबसे छोटा होगा, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो इसमें तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है साफ साफ। चलो इसका भी आंसर हो गया भाई। 53 नंबर का भी। अच्छा 55 नंबर, ये कौन सा आपका? 55 नंबर का 3 था, बड़ा छोटा सवाल है। ठीक बात है। सवाल जरा देखिए, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको? चलो फिर आपका सवाल है किससे? जियोग्राफी से। जो बच्चे बड़े बड़े सवाल हैं उसके लिए आप इधर उधर भागेंगे नहीं, उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी कुछ सवाल हैं जो बड़े बड़े हैं, चाहे वो जीएस की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, उनको पहले छोड़ दीजिए। बाद में पहले आप 150 क्वेश्चंस देख लीजिए। इस बार तो 100 ही आएंगे, तो पहले 100 क्वेश्चंस देख लीजिए। जहां आप पहले 100 कर लीजिए, उसके बाद आइए। ठीक। चलो भाई, तो इसमें ऑप्शन, इसमें ज़रा पूछा क्या है भाई, लिखा है कि यद्यप भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ये लिखा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि पूरा भारत जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। तो इसके लिए तो आपको ज्योग्राफी में ग्लोब देखना पड़ेगा, मैप वगैरह आपने देखा होगा। हालांकि यहाँ मैप लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, उससे अच्छा है कि भाई आप लोग देख लेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में आने वाली ठंडी हवाओं से बचाती है। तो ये बात तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ते कोई बड़ी बात नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर छोड़ दीजिए। ठीक, बड़े बड़े सवाल को। तो हालांकि इसमें कथन दोनों सही हैं, इसके लिए आपको डीप पढ़ना था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हैं, डीप पढ़ने थे। तो इसका 1 सही है। ठीक बात है। अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। अगला सवाल फिर से है कि भाई मैथ्स से है। मैथ्स से बड़ा छोटा सवाल पूछा हुआ है, लेकिन अब आपके लिए बड़ा होगा। तो ज़रा देखते हैं क्या लिखा। वो कह रहा है कि एक परिवार को प्रतिवर्ष 1500 कितना भाई, एक परिवार है, 57 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1551 बटे इतना केजी गेहूं खाते हैं वो लोग 12 मंथ में। तो बताओ एक मंथ में, जुलाई मंथ में कितना खाएंगे? तो वो ऑप्शन पूछ रखा है, उसको आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर देखो ये फिगर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक, तो इसके जवाब को हम लोग ढूंढ लेते हैं भाई। 58 नंबर जो है, 58 नंबर कौन सा सही है? ठीक, 58 नंबर में चौथा सही है। ठीक बात है। तो इसमें भी आप कर ले गए, इसको भी बहुत ज़्यादा वो नहीं डिटेल था। ठीक, फिर आपसे फिर से करंट का सवाल आया हुआ है। कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र जो होता है यूएन के द्वारा विश्व मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें 59 नंबर का ऑप्शन क्या है? 2 सही है। कौन सा? 30 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। फिर छोटा सा सवाल आया है आपका फ्रैक्शन पर, है ना। फ्रैक्शन पर सवाल क्या पूछा है भाई, ज़रा देखो, हम लोग कर ही लेते हैं। कह रहा है कि देखो ये 60 नंबर का फ्रैक्शन में है कि कह रहा है कि कोई वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अंश को 20% बढ़ा दे रहे हैं, उसके हर को 10% घटा दे रहे हैं। तो जो वो बन के आ रहा है वो 22 बटे कितना आ रहा है भाई? 25 आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको ऐसे मान लेना है। देखो ऐसे x + y इसमें जोड़ लेना है। इसको 20% बढ़ा रहे हैं, इसको जोड़ लो। इसमें 10% घटा रहे हैं तो घटा लो। ठीक, इसको इक्वल टू 22/25 कर लो तो आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा, बस आपको थोड़े से कैलकुलेशन करने। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। 60 में 2 सही है भाई, कर लेना। नहीं आएगा तो मैं हूँ। ठीक बात है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब ये बताओ, बड़ा सवाल है कहाँ आया भाई? ये 6-7 की बुकों में दे रखा है। ठीक बात है। मुझे आशा है कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ आप उसको सही से समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भाई।
कौन सा है क्वेश्चन? 61 है, ज़रा देखना 61 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भाई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो हाई कोर्ट का जज होता है वो अपना जो त्यागपत्र होता है, रेजिग्नेशन लेटर, किसको देता है भाई? आपको तो पता ही है, किसको? राष्ट्रपति को। तो किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। ठीक, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो आप समझ गए कितना बड़ा सवाल है। फिर अगला सवाल आपका इतिहास से आया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से। किससे आया है? 62 नंबर का सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। कह रहा है कि जो घटनाएं हुई हैं उसको अरेंज करिए। तो पहली घटना कह रहा है कि रॉलेट एक्ट है, दूसरी घटना लखनऊ संधि है, तीसरी घटना साइमन कमीशन का भारत आगमन है, और चौथी घटना चौरी चौरा कांड है। ठीक, तो आपको अगर थोड़ा, हमने आपसे पहले भी कहा है मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ के अच्छे से रखेंगे तो आपको ज़रा थोड़ा भी, अगर आप थोड़ा पता होगा एक दो बातें, जैसे कि आपको अगर ये पता हो साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो ये सबसे लास्ट वाला है, तो आप थोड़ा विकल्प देखेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 सही है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपको PDF तो टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप उसमें भी देख लीजिएगा। तो अगला सवाल, तो ये समझ गए किस लेवल का सवाल था। इसको क्या करना था? बताना था क्रम, कब कब आया था डेट वाइज। कह रहे हैं कि अब देखो एक सवाल फिर से आपसे लॉ से पूछा गया है, इंटरनेशनल लॉ से। ठीक, तो इंटरनेशनल लॉ भी आपको पढ़ना है। कह रहा है कि किसी संधि को प्रभाव में लाने के लिए भारतीय संविधान द्वारा सख्त निहित की गई है। कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रीटी है, कोई संधि हम लोग किसी विदेश से करते हैं तो उसको हम लोग भारत में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? कौन अथॉरिटी होता है? तो संसद। कौन होता भाई? आपका 63 नंबर में 1 सही है। ठीक बात है, संसद ही क्या करती है, जो ट्रीटी हमने कर रखी है उसको लाते हैं संसद में, डिस्कशन होता है, फिर हम लोग उस पर एक्ट बना देते हैं। ठीक बात है, ये बातें आपको पता होंगी इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के दौरान। भाई चलो भाई, अगला एक सवाल फिर से मैगजीन पूछा कि प्रोटेंटो का क्या मतलब होता है? प्रोटेंटो, तो प्रोटेंटो का क्या मतलब होता है भाई? टू दैट एक्सटेंट। प्रोटेंटो का मतलब इस एक्सटेंट तक आ सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना कि आपकी लिमिट यहाँ तक है, तो एक्सटेंट यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं प्रोटेंटो। ठीक, इसमें ऑप्शन 64 नंबर का 2 सही है। ठीक, 64 नंबर में 2 सही है। ज़रा आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फिर एक छोटा सा सवाल आया हुआ है। कह रहे कि एक जो आदमी है किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी उसी को 12 दिन में करता है। कह रहे हैं कि अगर वो दोनों साथ काम करें और पूरा करते हैं तो बी, मान लो बी कितना काम करता है। ठीक, इस ऐसे सवाल बड़े हल्के होते हैं भाई, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो बड़ा होगा। ज़रा देखो, कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है, किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है। ये देखो, इसका हम लोग बच्चा एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा पूरा काम आ जाता है। तो अगर 6 12 का आप लोग एलसीएम लेंगे तो 6 के 6, 6 दूना 12, लगभग क्या है पूरा काम है ना। तो ये पूरा काम 12 हो गया। ठीक, अब इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखो 6 दूना 12, तो ये एक ही एफिशिएंसी हो, मतलब ये 2 काम करता है। अब 12 1 के 12, तो ये 1, ये बच्चा इनकी इफिशियंसी हो गई। सवाल यही पूछा है, बताओ ए बी क्या कर रहा है? तो बी देखो, बी इतना काम कर रहा है। ठीक, 1/3 कर रहा है ना, मतलब पूरे कितने काम हो रहे हैं? 3 काम हो रहे हैं एक दिन में, लेकिन उसमें से 1/3 ही कर रहा है। ठीक, अरे बस इसमें कुछ भी पूछ सकता है। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो बी 12 दिनों में करेगा। कहेगा बताओ मिल के कितने दिन में करेंगे, तो मिल के ये 3 हो गया और 3 से यहाँ भाग दे देंगे तो 4 दिन आ जाएगा। ठीक, तो मिल के ये दोनों लोग 4 दिन में कर ले जाएंगे। ऐसे सवाल हो सकता है आगे आपको मिलेंगे। छोटा सवाल है जिसको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं। चलो भाई, अगला सवाल क्या है? कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस में निहित है? अगला सवाल भाई आपका 66 नंबर का है। कह रहा है कि लोकसभा को भंग कौन करता है? अब लोकसभा के विषय में आपने पढ़ रखा होगा, तो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन 2 सही है, तो आप इसको भी कर लेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए चल रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मैक्सिमम आपके सवाल कवर हो जाएं। फिर एक बड़ा सा सवाल है रीजनिंग में। कह रहा है कि 7 लोग हैं, कोई शिक्षक है, कोई भौतिक पढ़ाता है, कोई रसायन पढ़ाता है, कोई जीव विज्ञान पढ़ाता है, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है। तो इस तरीके से सवाल पूछा हुआ है, इसमें भी आप उसको कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है तो मैं हूँ। ठीक, हालांकि इसका ऑप्शन क्या है भाई? 67 नंबर का ऑप्शन 2 सही है। ठीक बात है, ऑप्शन 2 सही है। चलो भाई, अगले नंबर पर चलते हैं 68 नंबर का। ठीक, 68 नंबर में फिर से रिलेशन वाले सवाल पूछे, लेकिन इसमें देखो रिलेशन पूछने का तरीका अलग रखा है। क्या पूछा है? कह रहा है कि आर की बहन जे है। ज़रा देखना 68 नंबर, आर की बहन जो है
वो जे है, ये बात लिखी। और कहा कि टी का भाई यल है, ये देखो टी का भाई यल है, ठीक है। अच्छा, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब ये यल जो है अपने माता पिता का अकेला है, तो ये इसका चचेरा भाई होगा, नहीं चाचा के लड़के होंगे, ठीक बात है। और कह रहा है कि के जो है, के एल और जे की पुत्री है, तो यहाँ के आ गई भाई, इसकी पुत्री है, इन दोनों की, है ना, ठीक। तो इन दोनों की इकलौती पुत्री है, इन दोनों की शादी हो गई, जे और लेयर की शादी हुई है, उनसे एक पुत्री हुई के है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि बताओ टी के में क्या रिलेशन है, टी और के में, ठीक। टी और के में देखो क्या है भाई, ये तो दोनों भाई हैं, लेकिन चचेरा भाई है, तो चचेरा भाई है अगर भाई की बेटी है ना, अगर आपके चाचा हैं तो कितने, अब पुत्री होगी, तो ये टी जो होगा उसका चाचा होगा और वो उसकी पुत्री होगी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं। इसमें लिखा क्या है भाई, कह रहा है कि क्या डाटा अपर्याप्त है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन चौथा सही है, इसमें ऑप्शन 4 सही है कि डाटा एकदम पर्याप्त है। इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि टी और के का रिलेशन क्या है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। फिर आपका 69 का नंबर का क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखो 69, ठीक। 69 का नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है वो कहाँ अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हो सकता है, ठीक, कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसमें जिस ऑप्शन के हिसाब से जो दे रखा है, ऑप्शन चौथा इसमें सही है। आप सभी को पता होगा हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है वो अपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता, बाकी अदर हाई कोर्ट्स में कर सकता है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए नहीं हैं, तो ऑप्शन चौथा सटीक दिया, वो लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वो ऐसा काम कर सकता है, मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक बात है। फिर ये भी हो गया। अगला सवाल आपका कौन सा, 70 नंबर का है ना, 70 नंबर का सवाल है। इसमें रीजनिंग से सवाल पूछा हुआ है ना, रीजनिंग ऐसे पूर्व, है ना, आप ऐसे लिखते हैं ना, पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण। तो इसमें एक सवाल है कि भाई कह रहा है कि यहाँ से देखो, यहाँ x 40 है, यहाँ से x 40 है, तो कह रहा है ये किस दिशा में होंगे, दिशा पूछ रहा है, बाकी सवाल ने भरमाया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन इसका 4 सही है, ठीक। तो दिशा क्या होगी, पूर्व होगी, ठीक। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने फिगर इसलिए बना दिए ताकि आप इसको देख पाएँ। ये यहाँ से यहाँ खड़ा है, यहाँ y है भाई, यहाँ y है, यहाँ z है, ये 40-40 पे है, ठीक। तो ये पूछ रहा है जो z है x के किस साइड में है, तो ये देखो पूरब है, यही पूरब है, तो ये पूछा हुआ। फिर भाई अगला सवाल आपसे 71 नंबर का, ये आपसे फिर पूछा हुआ कहाँ से है, डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो में जहाँ हम लोग अपने औजारों का प्रदर्शन करते हैं। अगली बार गुजरात में हुआ था, इससे पहले लखनऊ में हुआ था, ठीक। अब फिर से कहाँ होगा, गुजरात में ही होगा, मुझे लग रहा है इस बार गुजरात में। एक बार आप फैक्ट चेक कर लेंगे कि इस बार गुजरात में हो रहा है क्या डिफेंस एक्सपो। हालांकि ये पूछा हुआ था, तो कहाँ हुआ था भाई, गांधीनगर में हुआ था उस समय, ठीक, उस समय गांधीनगर में हुआ था। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बड़ा सवाल है आपके जियोग्राफी से, 72 नंबर का, है ना। ये पूछ रहा कि नर्मदा, आपने जितने भी जियोग्राफी देखे लगभग आप देखेंगे तो भारत का जो भूगोल होता है उससे भी आए हैं, विश्व का भूगोल जो होता है उससे भी आए हैं ना। मैक्सिमम वो जो ग्लोब वाले विषुवत रेखी संबंधित क्वेश्चंस या नदी पठार से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और थोड़ा डीप में भी पूछे गए हैं। तो अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 अब तक 4 मिल चुके हैं। आधा पेपर खत्म हो चुका है, 72 हो गए तो कुछ ही और रह गए, है ना। कह रहे हैं कि नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर गुजर बहती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है नर्मदा अरावली और सतपुड़ा के बीच बहती है। भाई ये पहला तो भाई कथन तो सत्य है, लेकिन दूसरा तो गलत बात है। अब अरावली और सतपुड़ा पर्वत आप देखेंगे, आज मैप उठाइएगा भाई, कहाँ देखेंगे, गुजरात के नीचे आप देखेंगे, वहाँ से अरावली और सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है वहाँ दिखेगी आपको, वहाँ नर्मदा भी आपको दिखेगी, नदी भी, ठीक बात है ना। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, 3 सही है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। फिर देखो रहमान और रोजी का एज दे रखा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करवाएं, है ना। अब इसको आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे। इसमें कह रहे कि रहमान है और रोजी है, इनके अनुपात कितने, जो एज है 3:8 है, लेकिन 7 वर्ष बाद 47 हो जाती किसकी, रहमान की। तो कह रहे हैं कि बताओ 4 साल पहले कितनी एज रही होगी। तो इसके लिए तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस सवाल को भी आप हल कर पाएंगे। हालांकि मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 2 है, ठीक बात, आप कर लेंगे इसको। फिर एक बड़ा अच्छा सवाल, वो बार बार ये सवाल पूछा जाता रहता है, कौन सा, 74 नंबर का है, जो आपके 73वें और 74वां संशोधन, ये बार बार पूछा जाता है।
तो जो आपका 74वां संशोधन था उसके विषय में सवाल पूछा है, बताओ किससे संबंधित है ना। कह रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नगर पालिका शब्द, ग्राम पंचायत और नगर पालिका दो शब्द जोड़े गए थे 73 और 74 में, तो 74 में नगर पालिका जोड़ी गई थी, तो वो आपसे पूछा हुआ है ना। तो ये ऑप्शन इसमें 2 सही है। तो आप बताएंगे कि जो नागरिकता वाला प्रोविजन है वो अब 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सा? नगर पालिका, नागरिकता नहीं, नगर पालिका। फिर देखो एक सवाल, छोटा सा सवाल है आपके उस पर रिलेटेड है। कह रहा है कि अगर राम जो है मोहन से 20% मार्क अधिक पाता है, ठीक है, तो बताओ मोहन का राम से कितने % कम है। ठीक, तो ये सवाल भी बड़ा छोटा सा है। इसमें देखो कह रहा है कि ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप थोड़ा भी रीजनेबल होंगे तभी कर ले जाएंगे। कह रहे हैं कि राम जो है मोहन से 20% नंबर ज़्यादा पाता है, तो कह रहे बताओ जो ये मोहन है कितना कम पाता है। ठीक, तो इसमें देखो वो हो सकता है, मान लो ये 100 था, ये 120 था। अब कह रहा है 120 पे हमको निकालना है, तो लगभग हम लोग इसको जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ठीक, तो ये लगभग आप इसमें अगर गेस कर पा रहे होंगे तो वो 20% आप लगा के देखेंगे तो लगभग आपको 16.23 आएगा। ठीक बात है, 16 इसको हल करना पड़ेगा। जब आप इसको देखेंगे तो ये 200 आ जाएगा, है ना। आप इसको कर ले जाएंगे। आपको यहाँ ऐसे ये वाला अभी आप थोड़ा सा करेंगे तो दिख जाएगा। चलो बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को? मैं इसको करवा दूँ भाई। अगर उसको करवाऊँगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, 200 भागे 12। तो इसमें हम करें 12 1 के 12 कट गया, अच्छा नहीं 8 बच्चा 0 आ गए। ठीक है, तो 12 छंग 72 आ गया भाई, 8 आ गया। ठीक है, तो ये इतने पे छोड़ देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 16 सही 8/12%, यही आएगा उत्तर। लेकिन थोड़ा और सॉल्व करो, 4 दूना 8, 4 3 12, तो ये 16.2 यही आपका उत्तर दिया हुआ है। ठीक, तो आप ये ऑप्शन कौन सा सही था इसमें भाई? हमने बता दिया क्या? 75 में 2 सही है। ठीक बात है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। फिर अगला सवाल बड़े वो लोग करंट से खोज के लाए हैं। कह रहे हैं कि बताओ कौन सी महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने क्या किया था, जिनको 1785 में धूमकेतु खोजने के लिए पुरस्कृत किया गया था। ठीक, जिनको 1785 में धूमकेतु खोजने के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो भाई उस महिला का नाम था कैरोलिन हर्सल। ठीक बात है। तो ये आपका जो 76 का क्वेश्चन है, 76 कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन 2 हो गया। 77 की तरफ बढ़ा जाए। 77 सवाल क्या पूछ रहा है कि एक मैगजीम पूछा हुआ है। क्या पूछा भाई? कस्टोडिया लेजिस का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कस्टोडिया लेजिस का? जिसका सही जवाब होगा कि विधि के शरण, विधि क्या दे, संरक्षण दें, इसी को बोलते हैं कस्टोडिया लेजिस। मतलब लेजिस का मतलब लॉ की कस्टडी आप समझते हैं। तो लॉ की कस्टडी मतलब विधि की सुरक्षा, विधि से सुरक्षा आपको मिले या विधि से आपको संरक्षण मिले। तो अगर आप 77 में देखेंगे ये मैगजीन पूछा हुआ था, इसका ऑप्शन 4 सही है। 78 की तरफ बढ़ा जाए भाई। 78 भाई फिर आपसे छोटा सवाल पूछा है, जरा देखो। ऐसे सवाल पूछा है, कह रहे कि एक वृत्त है, इसमें ये जीवा, इसको अच्छा वृत्त में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसको जीवा बोलते हैं। ठीक, अच्छा जो चीज़ें केंद्र से होकर जाती है इसको व्यास, देखो ये इसको बोल देते हैं, ये देखो इसको व्यास बोलते हैं। ठीक, तो ये देखो ये कह रहा है कि ऐसे ही है, ऐसा फिगर बना हुआ। कह रहा है कि ये 10 है, तो बताओ ये क्या होगा? तो ये 10 इसका आधा होता है भाई, ये 5 हो जाएगा। तो ऐसे फार्मूले होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो हालांकि इसका जो सवाल पूछा गया 78 नंबर में, बड़ा सवाल है, मतलब छोटा सा सवाल है। ये देखो छोटा सा सवाल, तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक बात है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो लगभग हमने इसको कर ही लिया है 78 का। चलो 79 में आते हैं, ज़रा देखते हैं 79 में क्या लिखा हुआ भाई। 79 में क्या लिखा है कि कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का जनक कौन था। तो इसमें तो किसी को कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। आपने दादा साहेब फाल्के बार बार सुना होगा, दादा साहब फाल्के। तो ये दादा साहब फाल्के ही थे जिन्होंने सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को क्या किया था, जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आपका 79 में भी भाई ऑप्शन 2 सही है, फाल्के जी थे। ठीक बात है। फिर भाई नल टंकी का सवाल है, इसको भी आप कर लीजिएगा, जैसे आपने ट्रेन का सवाल किया वर्क एंड टाइम का, उसी तरीके से छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक बात है। फिर एक सवाल आपसे छोटा और पूछा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन से, कह रहे हैं कि भारत के जो संघ क्षेत्र है ना, भारत के संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी है, कौन शासित करता है, कैसे शासित होती है? हाँ आपको पता होगा क्या? तो आपको पता होगा वहाँ राष्ट्रपति शासन होता है ना, जो भी यूनियन टेरिटरी है।
आ रही बात समझ में? संघ क्षेत्र वाले जितने भी हैं, आ रही कितने हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक। तो 80 नंबर का ये आप 80 भी हो गया आपका। 81 नंबर का सवाल क्या है भाई? ऑप्शन ए सही है ना। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ा जाए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फिर एक संविधान से फिर सवाल पूछा है, बताओ कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A जोड़ा गया? 51A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी जानते होंगे कि जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात बतानी नहीं है, ठीक बात है। इसमें ऑप्शन ए सही है। तो 82 में ऑप्शन ए सही है, 1 वाला ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक बात है। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल पूछा हुआ है, कह रहा है कि बताओ संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कौन कर सकता है? ठीक, फिर भी जवाब आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक। तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें कहाँ दिख रखा है? 2, ठीक। तो आपको पता होगा ये सब, ये तो पता होगा। हाँ, हमने आपको पहले ही बता रखे भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ये बात हमने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बता रखी है। अब जो बच्चे नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, अभी भी कर सकते हैं, अभी तो समय है आपके पास। 84 नंबर का क्या क्वेश्चन है भाई? अब ये आपका आपसे वो मिसलेनियस वाले फैक्ट भी होते हैं, वहाँ से पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तरी भारत का आर्किड संरक्षण केंद्र है? उत्तरी भारत का आर्किड संरक्षण केंद्र है। तो ये बात बच्चा उत्तराखंड में। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये आपको जवाब मिल गया भाई 84 का। कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। ऑप्शन 2 सही है। चलो भाई अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि वीडियो लगभग 25 मिनट की हो गई है, तो हम लोग यही समाप्त करेंगे। भारत, फिर सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से है, कह रहे हैं कि भारत में सहकारी शाख समितियों की संरचना किस स्तर में आती है? फर्स्ट स्तर, सेकेंड स्तर, त्रिस्तरीय? तो आपको पता होगा ये भारत की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, भारत की समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, ये आपके त्रिस्तरीय में आती हैं। त्रिस्तरीय होता है तीसरे लेवल पे। तो ये आपका ऑप्शन इसमें 2 सही है, ठीक। तो बच्चा 85 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में इसको भी अगले दिन इसको कवर करेंगे। तब तक आप ये देखते रहें, देख पाए होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कैसे करना है। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आप अंतिम स्वरूप दे रहे होंगे। थैंक यू।